वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, हम रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ऑलरेडी मैं सीरीज 1 और सीरीज 2 प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये है सीरीज 3। सीरीज 1 में हमने क्या किया था, 1 to 25 क्वेश्चन देखे थे। सीरीज 2 में हमने क्या किया था, 26 to 51 क्वेश्चन देखे थे। ये जो पार्ट है सीरीज 3, इसमें हम देखेंगे 52 to 75 क्वेश्चन। क्योंकि टोटल देखिए आपके पैटर्न जो है एनटीपीसी का, उसमें मैथ में टोटल आते हैं 30 क्वेश्चन प्री के एग्जाम में, रीजनिंग में आता है 30 क्वेश्चन एंड जीके जीएस आता है आपको 40 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हम 25 के सेट ले रहे हैं और ये मिक्स है। मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब जो आपके एक्चुअल पेपर आए हुए हैं 100 क्वेश्चन वो हम ले रहे हैं। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है एंड साथ ही साथ आपको जीके जीएस कंबाइंड में आपको लेके चल रहा हूँ। जब 100 पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें सीरीज 4 में आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 1 to 100 क्वेश्चन का एक कंपाइल वीडियो दूंगा जो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन उसमें होगा। वीडियो के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन की पीडीएफ भी चाहिए, तो आप क्या करो, टेलीग्राम एक ऐप्स है, अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। पहले उस पर अकाउंट बनाइए। उसके बाद मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। सीरीज 1 की भी मिलेगी, सीरीज 2 की भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और डेली जो वीडियो आती है वो 7 PM पे आती है। कल होली था इसलिए आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है, कल मैंने नहीं दिया था। अदरवाइज ये डेली आपको 7 PM पे मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो देर नहीं करते, हमें स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन जीके जीएस का है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा गया है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों यानी आइडियोग्राफ का उपयोग करती है। तो अगन आपको बता दूं कि जापानी भाषा जो एक ऐसी भाषा है जो क्या करती है, चित्राक्षरों यानी आइडियोग्राफ का यूज करते हैं वो लोग। तो जापानी भाषा में कौन सी कहा जा रहा है, कौन सी भाषा है, भाषाओं में कौन सी भाषा है जो आइडियोग्राफ का उपयोग करती है, तो वो है जापानी भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए जापान में फूलों का जापान जो है ना, वहां पे फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, यानी प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। तो अगर आपको बताऊं तो अमरकोश जो है वो हम प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है। ठीक है, फिर बात आती है अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा अमरकोश लिखा गया था, तो वो है अमर सिंह द्वारा लिखा गया था, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहा गया है, यहां पर चावल के 3 ढेर हैं जिसका वजन 120 केजी, 144 केजी एंड 204 केजी है। चावल 3 टाइप के हैं, 3 ढेर हैं। एक है 120 केजी का, दूसरा है 144 केजी का एंड थर्ड है 204 केजी का। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा गया है, एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक के ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सकता है। जब भी देखो मैक्सिमम कैपेसिटी बोले यानी अधिकतम क्षमता ज्ञात करें, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, एक्चुअल में एलसीएफ एचसीएफ का क्वेश्चन था, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 120 144 एंड 204 का। तो एचसीएफ आप बहुत तरह से निकालते हैं, जिस मेथड से निकालते हैं आप निकाल सकते हो। यहां पे मैं इस तरह से कर रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 12 इंटू 10, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 12 इंटू 12, इसको मैं ब्रेक करूं तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 12 कहीं 12, 12 सत्ते 84, 7 हमने ब्रेक कर दिया। आपको बताया है कि एचसीएफ क्या होता है, मैक्सिमम जो कॉमन टर्म्स आ जाए। तो देखो इसमें क्या है, 12 12 एंड 12 तीनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12। आप एचसीएफ डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो, आप एचसीएफ डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। यानी कॉन्सेप्ट ये कर रहा था, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी बोले ताकि उसको हम सटीक संख्या में पैक कर सके, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आसानी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। और देखिए सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये मैं अपने से नहीं ले रहा हूं, एक्चुअल 2016 में जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे सारे मैं वही आपको ले रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है,
कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो अगर बात किया जाए कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में असम राज्य में मौजूद था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में कहां पे था? असम राज्य में था। ठीक है, कामरूप में काम्याखा नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको यहां से चीजें, नॉर्मल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि असम क्षेत्र था उस टाइम, जो असम का क्षेत्र था ना, वहां पे अहोम जनजाति अहोम जनजाति का भी राज्य था। ठीक है, तो ये राज्य रहा है असम में। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य से था, तो कामरूप का प्राचीन राज्य जो था वो असम राज्य से मौजूद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहा जा रहा है? शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो देखिए रडार किससे व्युत्पन्न है, तो वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 57। ये एक्चुअली में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहा गया बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे ये नहीं पूछा गया बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा मैं आपको बता देता हूं, बेकिंग सोडा का फुल जो बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं? तो सोडियम बाई कार्बोनेट को बोलते हैं। यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, तो NaHCO3 होता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा कहां कहां यूज करते हो आप? कुकिंग फूड बनाने में करते हो, जिससे क्या हो स्पंजी हो जाता है, सोडा हम डालते हैं। जैसे अगर आप गुलाब जामुन बनाते हो उसमें भी सोडा का यूज करते हो, तो इस तरह से आप कुकिंग फूड में यूज करते हो इसका। ठीक है, बेकिंग सोडा का। एक होता है धोवन सोडा। धोवन सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसको हम किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। उसका फॉर्मूला होता है NaCO2। इसको हम क्या करते हैं? धोवन सोडा का यूज कपड़ा को क्या करते हैं धोने में, जैसे आप कपड़ा धोते हो, कोई दाग धब्बे लग गए उसको छुड़ाने के लिए हम धोवन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है x को प्लस लिखें, y को मल्टीप्लाई, z को माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए दिया गया है 3x 4y 2z 9। अब बताओ 3 इंटू एक्स को क्या लिखा जा रहा है? प्लस, तो सॉरी फॉर डेट, 3 इंटू एक्स को प्लस लिखा जा रहा है, तो 3 प्लस 4, वाई को क्या लिखा जा रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, जेड को क्या लिखा जा रहा है? माइनस, माइनस 9। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोर्ड मास रूल से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 3 प्लस 8 माइनस 2। अब उसके बाद क्या करते हैं? एडिशन, तो 11 माइनस 9 that is 2 is the right answer of this question। ऑप्शन नंबर ए is the right answer of this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, a इज टू बी 1:3, देन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मैं इसको बता रहा हूं आपको अच्छे से। देखिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है 100, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या मिल गया? a प्लस बी की वैल्यू 10 दी गई है। दूसरी चीज दिया गया a और b का रेशियो दिया गया है, तो a इज टू बी का रेशियो कितना दिया गया? 1:3। तो किसी तरह हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? दोनों को कंबाइन करें तो वो किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/4 यानी कि 5/2। तो आपसे पूछा गया ए कितना यूनिट है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। बी कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 5/2, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 5/2। ये आ गया 5/2, ये कितना हो गया? 15/2। हमसे पूछा क्या गया? ए बी, मल्टीप्लाई कर लें ए बी यहां पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। ए की वैल्यू 5/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2, यानी कितना होगा? 75/4। अब देखो 75/4 आ गया, अगर मैं इसको करूं
तो कितना हो गया 18.75 और 18.75 कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये क्या है? एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्य, माध्य बोल सकते हो या मीन बोल सकते हो इंग्लिश में, ये या एवरेज बोल सकते हो, ये क्या दिया गया है 72.5। बाद में पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह पर 48 लिख दिए जाते हैं, तो सही माध्य ज्ञात करो। देखो अगर 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है यानी कि मीन है वो कितना है 72.5, हमारे पास कोई बड़ा घटा नहीं, कहा जा रहा है कि कोई एक छात्र है उसके अंक 84 थे, उसके जगह पे 48 लिखा गया, तो कितना का एरर हुआ? कितना का एरर हुआ? 84 माइनस 48। कितना एरर हुआ? अगर मैं इसको काउंट करूं तो कितना हो गया 8 6 14 और ये कितना हो गया 7 में से 4 36। 36 अंक का क्या आ गया? 36 जो आ गया अंक उसका डिफरेंस आया, और ये भुगतना किससे पड़ेगा? 40 स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 9 36, क्योंकि एवरेज आपको पता है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 40 छात्रों का एवरेज कितना है? इतना। कहा जा रहा है एक छात्र है जिसका 84 की जगह 48 लिखा गया, तो कितना का गड़बड़ हुआ? कितने अंक का गड़बड़ हुआ? 36 अंक का। और ये 36 जो अंक आएंगे ये 40 छात्रों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 40 छात्रों में बांटना है। तो 4 से मैं कटाऊं तो 4 9 36, 4 दे हमें 40, यानी कि 0.9 अंक क्या होगा? भुगतना पड़ेगा। 0.9 क्या आ गया? ये एवरेज क्या था? गड़बड़ हो गई थी। तो करेक्ट एवरेज कितनी रही होगी? 72.5, और ये गड़बड़ वाली भी ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रही होगी तभी तो 84 लिखना था, तो एवरेज बढ़ती, तो एवरेज क्या हो गई? घट गई, जिसकी वजह से 72, यानी करेक्ट एवरेज पूछा गया है। तो करेक्ट एवरेज कितना रहा होगा? 72.5 प्लस 0.9, यानी कितना हो गया 9 5 14 2 1 3 73.4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा जा रहा है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो अगर मैं बात करूं सुएज नहर की, तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सुएज नहर का निर्माण भी पूछा जाता है। सुएज नहर का निर्माण 1969 ईस्वी में हुआ था, यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब सुएज नहर का निर्माण जो था मेन फ्रांसीसी अभियंता था फर्दिनांद द लुपोसो ने किया था। ठीक है, सुएज नहर की औसत गहराई 16.5 मीटर है और चौड़ाई अधिकतम 365 मीटर है। ये गहराई है और ये क्या है? चौड़ाई। ठीक है, तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए। और 1956 ईस्वी में मिस्र ने सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का उम्र क्या है? 65 साल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत सारे उच्चतम न्यायालय में, आपको मैं बता दूं जो उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम का उम्र की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कैग। देखो कैग, दूसरा होता है सीईसी। कैग और सीईसी इनके सेनानी वृत्त की जो है उम्र भी 65 वर्ष होती है, और सीईजी के उम्र सेनावृत्त की उम्र भी कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय शिक्षक के सेनावृत्ति की उम्र भी कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। अब देखिए जैसे मैं आपको बोलने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद, इनकी अधिक मुख्यमंत्री, संसद सदस्य आदि की जो मैक्सिमम उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कोई बोले कि प्रधानमंत्री की कितनी सीमा हो सकती, कितनी अधिकतम सीमा हो सकती है, तो उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप क्या है? 10 सेंटीमीटर। उसके सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या। ये देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है,
वो कहा जा रहा है कोई एक वृत्त है, उसकी सबसे बड़ी जीवा का मतलब क्या है, लार्जेस्ट, अगर इंग्लिश में बात करें तो लार्जेस्ट कोड दिया गया है, क्या है 10 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट कोड जो होता है, ये लार्जेस्ट कोड क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और लार्जेस्ट कोड क्या होता है डायमीटर, यानी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है डायमीटर, यानी कि व्यास। तो व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस बताओ क्या हो जाएगा, रेडियस व्यास का डायमीटर का आधा होता है, यानी 10/2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। इस डाटा की हमें जरूरत ही नहीं थी सबसे छोटी जीवा की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, 64 क्या दिया गया है, 64 कहा जा रहा है आपसे, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिएगा, एस। देखिए 64 क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था, तो बलरूमुद्दीन पुतीन थे, उनको घोषित किया गया था। अब बात आती है टाइम्स पर्सन जो है, ये कहां, टाइम्स जो है अमेरिका की एक पत्रिका है। ठीक है, जो टाइम्स है एक अमेरिका की पत्रिका है। अब इन बलरूमुद्दीन पुतीन जो थे, इन्होंने एक बार प्रधानमंत्री और 2 बार लगातार राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। ठीक है, अमेरिका के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, 65 देखिए क्या है, मैमल, ह्यूमा तो फ्लावर। अब देखिए ह्यूमा एक क्या है, प्रजाति है जिस किसके अंतर्गत आती है, किसके श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो मैमल के आती है। तो उसी तरह कौन सा ऐसा चीज है जो फ्लावर की श्रेणी में आता है, तो वो है क्या, रोज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको एनालॉजीज और सिमिलर, जिस प्रकार क्या है ह्यूमा मैमल से रिलेटेड है, उसी प्रकार रोज क्या है फ्लावर की श्रेणी में आता है। ह्यूमा किसकी श्रेणी में आता है, मैमल की श्रेणी में आता है। तो फ्लावर किसकी, रोज किसकी श्रेणी में आएगा, फ्लावर की श्रेणी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 क्या कहा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जो भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, पद की जो शपथ लेने की किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए कुछ चीजें और भी मैं बता देता हूं, राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र, ठीक है, जो राष्ट्रपति का त्याग पत्र कौन देता है, तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे एक क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दिया गया। देखिए मैं अब इसको 3/2 इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 7 लिखे 21 और 1 22, तो 22/3 प्लस ही है। चलिए 3/7 के 21 1 22, 22/7। अब इस तीन क्या चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 3/22 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 7/22। यहां तक हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, 3 कॉमन कर लें, तो ये कितना हो गया 3/22 प्लस 7/22। बस एलसीएम ले लें तो 3 हो गया, 22 7 और 3 10, यानी कि अगर मैं इसको कैंसिल भी करूं तो कितना हो जाएगा 5 और 11, यानी 15/11। 15/11 का मतलब 1 सही, 4/11। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या तो अगर आप एलसीएम भी नहीं लोगे तो ऐसे ही लिख दो ना, 9/22 प्लस 10/22। ठीक है, यानी कितना लिख सकते थे 9 और 21, यहाँ पे 21 लिख देना, तो 30/22 हो जाता। 2 से काटता तो 15, 2 से काटता तो 11, तो भी 15/11 हो जाता, आप 3 अगर कॉमन ना निकालो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड वाला काम करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में को हटाएं, तो 8 लिखे 24 1 25, 25/3
इंटू 5 के 20 एक 21, 21/5। अब देखिए ये डिवाइड है, इसकी वैल्यू क्या होगी 20 एक 21/4। अगर डिवाइड हो तो उलट जाता है, यानी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4/21 से, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिवाइड हो तो। बस हमने कर दिया, सोल्व कर लें। देखिए ध्यान से 21 से 21 कैंसिल हो गया, 5 से 50 25, यानी कितना हुआ 20/3। 20/3 का मतलब क्या है 6 सही 2/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 क्या कहा गया है, स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कोर्ट, जैसे देखो आप ध्यान से देखो, प्रिंसिपल का संबंध किससे है, स्कूल से है, तो उसी प्रकार कोर्ट का संबंध किससे है, न्यायाधीश से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपसे SICI कंबाइंड पूछा गया है। देखिए कहा गया है टू वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है। यानी कि SI माइनस CI या CI माइनस SI दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है 10 रुपीज, ठीक है। यहां पे दिया गया है CI माइनस SI के बीच का डिफरेंस कितना है 10 रुपीज, मतलब सिंपल समझना है कि 2 साल के, और टाइम कितना है 2 ईयर। तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। अगर डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस SICI में डिफरेंस अगर 2 साल का है 2 ईयर का है और डिफरेंस दिया गया हो, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू D 100/R का होल स्क्वायर। ये 2 ईयर के लिए, ये 2 ईयर के लिए है। तो प्रिंसिपल को निकालना है P, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना का है 10 का, इंटू 100 अपॉन रेट कितना दिया गया 5 का क्या होल स्क्वायर। P इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू ये कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई 4000। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, कब है, जब SICI में डिफरेंस दिया गया हो एंड साथ ही साथ आपको टाइम जो है 2 ईयर दिया गया है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। 3 साल के भी होते हैं, अगर क्वेश्चन आता तो मैं आपको बता दिया होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले पहिया किससे बने थे, जो सबसे पहले पहिया बने थे वो किससे बने थे, लकड़ी से, लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले पहिया या चक्का का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में मृदमांड का चक बनाया जाता था, ठीक है। और जो ये इसका स्कोप खोखला नहीं होता था, ठीक है। इसके बाद लकड़ी के पहिए का भी निर्माण हुआ था। चलिए इतना तो आपको, फिर इसके बाद जो लकड़ी के पहिए के बाद लोहे का पत्थर लगाया जाने लगा उस लकड़ी के, जैसे लकड़ी का पहिया है, इस लकड़ी का पहिया लकड़ी का बना होता था, इसके ऊपर क्या बना लोहे का पत्थर लगाने लगा जाए ताकि लकड़ी आसानी से ज्यादा दिन तक चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, फायर को इस कोड में लिखा गया है, स्नो को इस कोड में लिखा गया है, तो रेन को किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से FIRE फायर। अब देखो फायर को किस कोड में लिखा गया, F की वैल्यू क्या होती है 6, I की वैल्यू क्या होती है 9, R की वैल्यू कितनी होती है 18 और E की वैल्यू कितनी होती है 5। तो देखो उसी को लिखा गया है 6985। तो SNOW को चेक करना पड़ेगा, S की वैल्यू कितनी होती है 19, N की वैल्यू कितनी होती है 14, O की वैल्यू कितनी होती है 15 और W की वैल्यू 23। देखो यही चीज लिखा गया है, डेट मीन्स हमें आराम से कोड पता चल गया क्या था। तो RAIN को हम क्या लिख सकते हैं, R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, I का कोड होता है 9 और N का कोड होता है 15। तो 81914 लिख सकते हैं, 81914। 81 यहां पे गलत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 81914, ऑप्शन नो 181914। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, ये एक्चुअल में बायोलॉजी
का क्वेश्चन है और ऐसे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता होता है। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो वो किससे बढ़ता है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ये मैथ के एज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:5। तो उनकी वर्तमान आयु फाइंड आउट करो। देखो इसको हम पहले बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर रेशियो मेथड से भी आपको बताऊंगा। देखिए पहले आयु का अनुपात कितना है? 1:2। तो मैं मान लू 1x और ए की 1x और बी की कितना है? 2x। अब 7 ईयर बाद, यानी ये 7 साल बाद दोनों, अब रेशियो क्या हो गई? 3/5। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया? 5x प्लस 35, 6x प्लस 21। इस x को इधर लेके जाऊं तो x हो जाएगा, इधर जाऊं तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। x की वैल्यू 14 आ गई। हमसे ये क्या पूछा गया है? x की वैल्यू 14 आ गई तो हमसे पूछा गया है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? एक की ये x है और ये क्या है? 2x। तो 14 और 28 हो जाएगा। 14 और 28 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। रेशियो मेथड से क्या, पहले 1:2 था, बाद में कितना हो गया? 3:5। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो सीजीएल वाले सीरीज है उसमें मैं सारा कुछ करा चुका हूं। तो मैंने बताया था एज वाले क्वेश्चन में पहले इसका गैप चेक करते हैं। ये गैप अंतर कितने का? 1 है, इधर कितने का है? 2 है। तो अंतर हमें सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 1 से। तो अब क्या हो जाएगा? 2:4। इधर कितना हो गया? 3:5। अब अंतर देखो 2 का है, इधर भी 2 का है। अब कितने यूनिट ऐड हुआ? यहां से यहां तक 1 यूनिट। और कितने 7 वर्ष बाद, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो हमसे पूछा क्या गया है? वर्तमान आयु। ये 2 यूनिट की वैल्यू 14, 4 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 4 28। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। तो ऑप्शन इस तरह से भी कर सकते थे आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस क्या दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। और जो सर्किल है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr इक्वल टू 22। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लें? 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, 2r इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू क्या होगी? 7/2। अब हमसे क्या पूछा गया? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? πr²। तो एरिया क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2। 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 11। यानी कितना हो गया एरिया? 77/2। अगर 77/2 का मतलब क्या होगा? 2 3 6, 2 8 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने क्या किया? 75 क्वेश्चन तक चले गए। जो लास्ट जो सीरीज 4 आएगा उसमें क्या होगा? 75 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा एक सेट प्रॉपर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो की भी क्या है, टारगेट है 500 लाइक का। अगर आप लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आपको जो एग्जाम में 2016 में पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 7 PM पे आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी एनटीपीसी की। ठीक है, थैंक यू, बाय।